Hello everyone, my name is Ujjwal Dikshit and welcome to our channel KFA Legal. Good morning to all of you. Today we are going to do lecture 2 of BNS, and in lecture first we have read about jurisdiction and different aspects of jurisdiction. So the next thing which is very important in IPC is a maxim. हम लोग हमेशा उसी से ही शुरू करते हैं एंड दैट मैक्सिम इज एक्टेस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ब्रीफ में समझा दूंगा। आपको अगर क्रिमिनल लॉ पहले ही से आता है तो आप जानते ही होंगे कि देयर आर टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एनी ऑफेंस। द फर्स्ट इज दैट यू मस्ट हैव एन एक्ट, यू मस्ट हैव द गिल्टी एक्ट एंड ऑल्सो द गिल्टी माइंड। सो आपने कोई एक एक्ट किया हो, उसके साथ आपका गिल्टी माइंड हो, तभी ऑफेंस होता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, और उसको इस मैक्सिम से दिखाया जाता है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। लेकिन बात क्या है, अब बताता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ठीक है, एक्ट और गिल्टी माइंड जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि आप उस एक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हों जो आपने ना किया। कैसे? थोड़ा आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्टर्स। क्यों? क्योंकि आपने जो काम किया ही नहीं उसके लिए आप क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगे? लेकिन 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 इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बात नहीं, BILITY, 4 एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत खूबसूरत एक्सेप्शन होते हैं। पहला सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन वाले में हम क्या पढ़ते हैं? हम यही तो पढ़ते हैं कि आप दूसरों के एक्ट के लिए लायबल होंगे अगर वो एक्ट दैट एक्ट वाज डन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। तो हो सकता है आपने एक्ट ना किया हो, लेकिन फिर भी आप लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉमन इंटेंशन थी। आप बाहर खड़े हुए थे, चाकू किसी और ने मारा, फिर भी आप लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कॉमन इंटेंशन थी। तो यहां पे आपका एक्टस नहीं है, आपका यहां पे डायरेक्ट एक्टस नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि लॉ चाहता है, लॉ ने ग्रुप लायबिलिटी बना दी है। क्यों बनाई है, क्या बनाई है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा एक्सेप्शन इसका क्या होता है? अबेटमेंट। कोई और कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल मैं हो जा रहा हूं। ये दे रखा है सेक्शन 45 से 62 ऑफ BNS। ठीक है। तीसरा क्या है? क्रिमिनल कंस्पिरेसी। इसमें भी आप किसी और के एक्ट के लिए लायबल होते हैं, पूरी व्हील होती है। मान लीजिए कि आप यहां पे हैं, एक बम धमाके का आपने प्लानिंग की। आपने बस क्या किया था, आपने जानकारी दे दी थी, किसी को जाके ऑर्डर दे दिया था RDX का। फिर उसके बाद कोई प्रोक्योर करने कोई और गया, उसको कहीं दूसरी जगह कोई और पहुंचाया, बांधने का काम किसी और ने किया, बांधने के लिए जो कंकड़ चाहिए होते हैं वो कोई और लाया, उसके बाद लेके कोई और चला गया, दगाया किसी और ने। आप बस उसको उसका ऑर्डर देने गए थे, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल सब कामों के लिए होंगे। आपका तो एक्ट से था नहीं वो, एक्ट से था नहीं वो, फिर क्यों? क्रिमिनल कंस्पिरेसी क्यों होगा, मैं आगे पढ़ेंगे। तीसरा आ जाता है कॉमन ऑब्जेक्ट। हम सब लोग जानते हैं कि ये सेक्शन 190 में दे रखा है BNS के, और 149 IPC के दे रखा था। इसमें वही होता है कि अगर ग्रुप में आप थे और ग्रुप ने कोई ऑफेंस कर दिया है तो आप लायबल होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वो एक्ट किया ही नहीं। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है इन सब पे, इन चारों से क्या निकल के आ रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल तो ये है, बेसिक प्रिंसिपल तो है ये कि एक्ट क्या है, ये एकदम मैगजीन भूल जाता हूं नाम इसका, रटना पड़ेगा। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया, कि देयर कैन नॉट बी एन ऑफेंस कमिटेड विदाउट गिल्टी माइंड और एंड एन एक्ट जो आपने किया हो। मतलब देयर शुड बी एन एक्ट प्लस देयर शुड बी गिल्टी माइंड, तब ही ऑफेंस होगा। लेकिन जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं उसमें एक्ट है कहां? कॉमन इंटेंशन में जब आपने कॉमन इंटेंशन बना ली, उसके बाद आपका तो एक्ट था नहीं चाकू मारने का, आप तो बाहर खड़े हुए थे। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्यों लॉ पनिश कर रहा है उन लोगों को भी जो डायरेक्टली वो एक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से मदद कर रहे हैं या फिर उस कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व है? क्यों? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम लोग स्कूल कॉलेज में जब हुआ करते थे, तो मान लो A इज अ गर्ल
बी इज अ बॉय एंड सी इज दिस बॉयज फ्रेंड। अब कुछ भी हो, सी कहेगा बी से, भाई तुम्हें ही देख रही है, देखो वहां पे खड़ी हुई है। बी को पता है, बी को शक है कि दैट गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर, इन हिम, लेकिन फिर भी सी कह रहा नहीं भाई है इंटरेस्टेड, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो। बी की हिम्मत नहीं होती इसके पास जाके कुछ कहने की, लेकिन सी भाई ने इतना उसको चढ़ा दिया कि बी चला गया ए के पास, और ए के पास जाके उसने जो भी फूल पत्ती दी, और ए ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया या हैरेसमेंट का केस कर दिया, और बी जेल चला गया। क्यों ये हुआ? बी तो जाने को तैयार भी नहीं था, बी तो जाने को तैयार भी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सी ने उसको इनकरेज किया इतना। ग्रुप लायबिलिटी हमेशा इसीलिए पनिश की जाती है। क्यों? क्योंकि लॉ चाहता है कि हम ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाएं जो किसी दूसरे को कोई ऑफेंस करने के लिए उकसा रहे हों, उसकी हेल्प कर रहे हों। उसकी हेल्प के बिना वो ऑफेंस शायद ना हो पाता, शायद हो सकता है बी कुछ ना कर पाता, लेकिन सी ने उसको इतना उकसा दिया, सी ने उसकी इतनी मदद कर दी, जाके फूल पत्ती ले आया, चॉकलेट ले आया, सब ले आया, कि उसको जाना ही पड़ गया आखिर में प्रेशर में आके। तो हो सकता था वो ऑफेंस ना होता। ठीक है, इसलिए ग्रुप लायबिलिटी पनिश की जाती है। ये एक ऑफेंस नहीं था, मान लो अब इसी की जगह मर्डर का रख लो कि ए और बी में दुश्मनी थी, बी चाहता तो था मारने को लेकिन मान नहीं रहा था, लेकिन ए सी ने कहा कि अरे भाई ये लो, ये बंदूक ये लो, जाओ मारो जाके, हो गया अबेटमेंट, हो गई कंस्पिरेसी। तो क्यों ग्रुप लायबिलिटी पनिश की जाती है? पहली बात तो ये क्योंकि कोर्ट उनको भी पनिश करना चाहती है जो इनकरेज कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें, जिसने मेन एक्ट किया सिर्फ उसको ही नहीं पनिश करना चाहती है। दूसरी बात, ऐसे केसों में आप किसने क्या एक्ट किया ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी में देखा था, अब हम कैसे पता करें कि तुमने सिर्फ प्रोक्योर के लिए ऑर्डर दिया था, लेने कोई और गया था? अगर कोई एक भीड़ मार रही है तो कौन जाने किसने कौन सी लात मारी, किसने कौन सा घूसा मारा। इसलिए ग्रुप लायबिलिटी बना के इन सब एक्टों को पनिश किया जाता है, भले ही आपका एक्ट सीरियस ना रहा हो। तो दिस इज द होल jurisprudence behind punishing those people also who have not done any act or who were not responsible for the direct act which is the from which the consequence flowed। तो ये हो गया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पहला एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी डेफिनेशन क्लॉज नहीं हुआ है, वो भी मैं करा दूंगा इंपॉर्टेंट वाला, लेकिन थोड़ा फ्लो में चलते हैं। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन इंटेंशन। ओके, कॉमन इंटेंशन जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ BNSS में दे रखा है। इसके लिए कहां चलेंगे? बेयर एक्ट पे। देखो जब भी कोई एक्ट पढ़ा करो ना, तो बेयर एक्ट से पढ़ा करो। जो बेयर एक्ट से पढ़ने में मजा है वो किसी से पढ़ने में मजा नहीं है। आप बेयर एक्ट से जब पढ़ेंगे, आप जैसे बाकी नोट से पढ़ेंगे और चीज़ों से पढ़ेंगे, तो यू विल बी जस्ट बी ए स्टूडेंट। आप हो सकता है जुडिशरी निकालने चीज़ें कर लें, लेकिन इफ़ यू वांट टू बी अ गुड लॉयर, इफ़ यू वांट टू बी अ पर्सन हु कैन गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, देन यू शुड ऑलवेज रीड फ्रॉम बेयर एक्ट। और वो भी ये नहीं कि मैं कोई अच्छा पब्लिकेशन वो ले आ रहा हूँ, जब एक बार आप पढ़ लें उसके बाद उससे पढ़ रहा हूँ, नहीं, इंडिया कोर्ट से सीधा खोलो, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी नई इंटरप्रिटेशन निकल के आएगी। जैसे देखो मैं आपको सेक्शन 3 का बता दूं, सेक्शन 3 में आप पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसा इसमें बहुत बड़ा तोप नहीं इन्होंने लिख दिया है, समझे? कोई बहुत बड़ा तोप नहीं लिख दिया है, ये भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है, अब गिवन अ प्रॉपर्टीज इन पोजीशन ऑफ अ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन पोजीशन विदाउट द मीनिंग, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। क्या मतलब है यार? कुछ भी। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 का 5, When a criminal act is done by several person, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि what is a criminal act। फर्स्ट थिंग ये होगी, is done by several persons। सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट, in furtherance of the common intention of all, furtherance common intention of all। एक बार अभी पढ़ रहे हैं, इन सबको बाइफरकेट करेंगे, सबका पोस्टमार्टम करेंगे। each of such person, हर व्यक्ति is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। ठीक है, समझ में आया? समझ में सिंपल यही है कि अगर आपने कॉमन इंटेंशन बनाई थी, उस कॉमन इंटेंशन को बनाने के बाद आपने कोई उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट किया गया है, तो हो सकता है कि आपने वो ना किया हो, लेकिन फिर भी आपको वैसे ही पनिश किया जाएगा जैसे माना जाएगा कि आपने वो एक्ट किया है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सेक्शन 3.5 का ओवरव्यू। अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि सेक्शन 34 कर क्या रहा है। सेक्शन 34 कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात कर रहा है, या फिर कह लें जॉइंट लायबिलिटी की बात कर रहा है, या फिर कह लें ग्रुप लायबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ग्रुप लायबिलिटी की बात कर रहा है। कुछ लोग इसको यह भी कहते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी की बात कर रहा है, बट आई डोंट एग्री। क्यों? क्योंकि वाइकेरियस लायबिलिटी में इन माय ओपिनियन देयर शुड बी अ फॉर्मल रिलेशनशिप। हो सकता है मास्टर सर्वेंट की रही हो सकता है एजेंट और प्रिंसिपल की रही हो, पार्टनर पार्टनर की रही हो, लेकिन देयर शुड बी सम फॉर्मल रिलेशनशिप। लेकिन कॉमन इंटेंशन में कोई फॉर्मल रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं होता है, इसलिए इन माय ओपिनियन वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट। तो क्या एक ही क्रिमिनल एक्ट की जरूरत है? ये क्यों लगाया है, एक्ट क्यों है? तो इसके लिए अगर हम सेक्शन मतलब बात यह है कि सिर्फ एक ही क्रिमिनल एक्ट की जरूरत है क्या? उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और सबके लिए नहीं होंगे। तो इसके लिए जब हम सेक्शन 2 में जाते हैं और एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो हमको पता चलता है। देखिए ऐसे डेफिनेशन हम लोग सब कवर कर लेंगे धीरे धीरे। एक्ट डिनोट एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट भी होता है और सिंगल एक्ट भी होता है। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि अ क्रिमिनल एक्ट, तो इट इंक्लूड्स मल्टीपल क्रिमिनल एक्ट्स। ठीक है, तो जब व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, अब सेवरल पर्सन की बात आ गई, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा आदमी होना चाहिए। अब इसमें कई चीजें निकल के आ रही हैं जो हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मान लो ए अकेला है, क्या वो कॉमन इंटेंशन बना सकता है? सेक्शन 34 में आ सकता है? नहीं आ सकता है। ए और बी हैं, क्या आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। अब एक मान लीजिए मैं कंडीशन देता हूं आपको कि ए बी और सी एक्यूज थे एक मर्डर का। अब बी मर्डर इन्होंने किया, इनके ऊपर एक्विजिशन था। अब बी और सी जो हैं ये एक्विट हो जाते हैं कोर्ट में, ट्रायल चलता है और ये एक्विट हो जाते हैं या फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्या ए 34 में लाया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा आदमी की जरूरत होती है। अब मान लो ए बी और सी ने मर्डर किया, बी और सी भाग गए, वो पकड़ ही नहीं पाए, वो भाग गए, बाहर चले गए, और ए जो है वो अकेला फंस गया। अब बात क्या थी कि बी पर आरोप था चाकू मारने का, बी पे आरोप था मर्डर करने, इस पे ये आरोप था कि इसने वो चाकू ला के दिया। तो अब बी भाग गया, उसने कहा कि जब बी ही ट्राई नहीं किया जा पा रहा है, आप कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं, उसके एक्ट के लिए मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? आप कह रहे हैं कि उसने चाकू मारा है। यहां पे आपने कहा था कि बी ने चाकू मारा है, ठीक है, नाइफ उसने मारा है, वो एक्विट हो गया, कहा गया नहीं उसने नहीं मारा है। तो ए ने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गए 34 में? नहीं हुए। उसी तरीके से वो यहां भाग गया, उसने कहा आप उसको ट्राई कर नहीं पा रहे जिसने चाकू मारा है, हमको कैसे बता सकते हैं 34 में? तो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करिए। पहले केस में क्या हो रहा था? पहले केस में एक्विट कर दिया जा रहा था। इसका मतलब ये था कि ये माना जा रहा था कि उसने चाकू नहीं मारा है, और अगर उसने चाकू नहीं मारा है और दो लोगों ने नहीं मारा तो अकेला बी बचा, अकेला बी के ऊपर आरोप लगा है, तो अकेले बी के ऊपर आरोप लगाए तो 34 आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां सेवरल पर्सन की जरूरत है। दूसरे केस में क्या हो रहा है? तुम एब्सकॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि लॉ मान रहा है कि तुमने किया नहीं है, तुम भाग गए हो, लॉ की कमी के कारण तुमको पकड़ा नहीं जा पा रहा है, पुलिस आपको पकड़ नहीं पा रही है। इसका मतलब यह कतई नहीं बनता है कि आपने ऑफेंस नहीं किया है, और इसका कतई मतलब यह नहीं बनता है कि आपके साथ जो दोस्त आपका पकड़ा गया है, जो 34 में कॉमन इंटेंशन बनाया था, हम उसको मर्डर के लिए चार्ज नहीं करेंगे। हम करेंगे, सजा मिलेगी और वो सजा भुगतेगा। क्यों? क्योंकि आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, आप एक्विट नहीं हुए हैं, इसलिए इस पर 34 लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सेवरल पर्सन का, कि एक या एक से ज्यादा आपको आदमी चाहिए होंगे, तभी आप, एक से ज्यादा आदमी आपको चाहिए होंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं? कॉमन इंटेंशन बना सकते हैं। हो गया? चलो, सेवरल पर्सन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें दो केस हैं, मैंने अपने नोट्स में इसमें डाल रखे हैं, अगर आप पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपको बता दूंगा। सब लोग जानते हैं वीरेंद्र कुमार घोष का है, और दूसरा किंग एम्परर का कौन सा है, देखो नाम भूल रहा हूं मैं।
जो सिमिलर इंटेंशन की बात करता है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ये दो केस है, अभी इसको भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, ये जो एक्ट हैं वो फर्दरेंस होने चाहिए कॉमन इंटेंशन के। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि ए बी सी, ए बी और सी ये क्या करने गए, इन्होंने कहा कि चलो चोरी करते हैं, थेफ्ट करते हैं, ठीक है। इस कॉमन इंटेंशन से इसने बाइक इकट्ठी की, इसने बाइक गाड़ी चलाई और ये घर में घुस के करने गया। नाउ व्हाट सी डिड, सी ने रेप कर दिया एक लड़की का अंदर। क्या ये रिस्पॉन्सिबल होंगे सब? थेफ्ट के लिए होंगे, रेप के लिए नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो एक्ट है जो किया जा रहा है दैट शुड बी इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में होना चाहिए ना। रेप की कोई कॉमन इंटेंशन तो बनी नहीं थी, थेफ्ट की बनी थी, आपने जाके वो कर दिया। इसलिए यहां पे ये लोग थेफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन जो सी अकेला है वो रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो फर्दरेंस का मतलब ये होता है कि फर्दरेंस मतलब जो कॉमन इंटेंशन बनी है उसको पूर्ण करने के लिए, उसको उसके मुकाम पर पहुंचाने के लिए हम जो एक्ट करेंगे उसी के लिए सब लायबल होंगे। ये नहीं आप अनसेंट कुछ एक्ट कर रहे हैं जाके, ठीक है। चलिए, फर्दरेंस भी हमने पढ़ लिया। अब आते हैं कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन पे अपने आप में एक बवाल है। कॉमन इंटेंशन होती क्या है? कॉमन इंटेंशन क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन? कॉमन इंटेंशन कब फॉर्म की जा सकती है? क्या कॉमन इंटेंशन के लिए पहले से ही प्लान बनाना जरूरी है? क्या वो स्पर ऑफ द मोमेंट पे फॉर्म की जा सकती है? ये सब हम एक कहानी की तरह समझते हैं। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है, हम और आप मान लीजिए क्लैट पीजी क्रैक करना चाहते हैं। आप हमसे मिले, मैं आपसे मिला, हमने कहा भाई चलो क्लैट पीजी निकालना है इस बार। तुमने कहा ठीक है, कैसे निकालना है? हमने कहा मैं कर लेता हूँ हिंदू लॉ के नोट्स, तुम कर लो कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स, मैं कर लेता हूँ जूरिस्प्रूडेंस के, तुम कर लो इंटरनेशनल लॉ के। और हम लोग एक एक काम करने लगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लैट निकालना, ठीक है। और हमको दोनों को पता भी है कि हम दोनों क्लैट निकालना चाहते हैं और इसलिए ये काम कर रहे हैं। दिस इज कॉमन इंटेंशन। दिस इज कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन शेयर होती है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, हम एक दूसरे को पता होता है कि हमारी इंटेंशन क्या है और हम उसी के लिए काम करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे केस में। मैं भी क्लैट निकालना चाहता हूं, तुम भी क्लैट निकालना चाहते हो, मुझे भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, तुम्हें भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तुम्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। हम और तुम अनजान होकर एक दूसरे से गए, बस में बैठ गए, आप मेरे बगल में बैठे, मैं आपके बगल में बैठा हुआ हूं, और हम लोग का लक्ष्य है कि अभी जाना है, किताब लेके आनी, बैरक लेके आना है, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। मेरा काम भी यही है, मुझे भी वही काम करने जाना है, आपको भी वही काम करने जाना है, लेकिन हम दोनों को पता नहीं कि हम वही कर रहे हैं। तो ये सिमिलर इंटेंशन या सेम इंटेंशन है, ये कॉमन इंटेंशन नहीं है, क्योंकि ये शेयर नहीं है हम दोनों के बीच में। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए मैंने आपका पैसा ले लिया, आपका और आपके दोस्त दोनों का पैसा ले लिया। अब आपका दोस्त और आप एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं कि इसने पैसा लिया है, इसको मारना चाहता हूं मैं, और लेकिन आपने मन में यही बना रखा है कि ये लड़का अभी घर से निकलता है बाहर 4:30 बजे, मैं इसको गोली मार दूंगा। आप आए, आपका दोस्त आया, दोनों खड़े हुए तो गोली लेके, किसी को नहीं पता था कि कहां पे आप छुप के एक दूसरे कर रहे थे, और आपने गोली मार दी, आपका दोस्त नहीं मार पाया, मुझे गोली लग गई। यहां सेम इंटेंशन थी, यहां दोनों पनिश नहीं किए जाओगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे थे, और वो चुपचाप निकल जाएगा। उसको पता ही नहीं था, वो इस वाली छत पे था, छुप गया था, आप इधर वाली छत पे छुप गए थे, आपने गोली मार दी मुझे। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त से फोन किया, कहा यार ऐसा ऐसा पैसा लेके ये गया हुआ है। दोस्त ने कहा भाई लेके तो मेरा भी गया हुआ है। तो उसने कहा चलो इसको सबक सिखाते हैं, ऐसा करते हैं, दोनों लोग छत पे चढ़ जाते हैं, गोली लेके बैठते हैं, मैं निशाना लगाऊंगा, लगेगा लगेगा, नहीं अगर ना लग पाए तो तुम निशाना लगाना। उसने कहा ठीक है, दोनों गए छत पे बैठ गए जाके अलग अलग। अब एक ने मारा, निशाना लग गया, लग गया। तो पहले केस में वो दूसरा वाला पनिश नहीं किया जा रहा था, लेकिन इसमें किया जा रहा था, क्योंकि वो कॉमन इंटेंशन है, क्योंकि वो इंटेंशन जो सिमिलर, मेरा एक अगर सिंपल लाइन में कहें कि इफ द सेम और सिमिलर इंटेंशन इज शेयर्ड बिटवीन टू और मोर पीपल, इट बिकम अ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉमन इंटेंशन इज।
दिस इज व्हाट अ कॉमन इंटेंशन इज। और हाँ, तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ in furtherance of a common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. तो देख लेते हैं कॉमन इंटेंशन पे क्या है, हम अपने नोट्स में पहुंचते हैं। कॉमन इंटेंशन पे मैंने क्या क्या देखा है मैं लिख के आपको बताता हूं, ठीक है। कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन मीन्स एन इंटेंशन शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन और बाय डिफरेंट पर्सन अमंग देमसेल्फ। इट इन्वॉल्व्स मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। क्या केस में था, दोनों लोगों का लक्ष्य मुझे गोली मारना, मीटिंग ऑफ माइंड था। पहले वाले में मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो पाया था, आपकी अलग अलग इंटेंशन थी। तो मीटिंग ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है, और एक यूनिटी एक तरीके से जरूरी है कि दोनों लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। आप वहां खड़े रहिएगा, मैं यहां कुछ करूंगा, कोऑर्डिनेट करेंगे। आप, मैं पहली गोली मारूंगा, नहीं लगेगी तो तुम दूसरी गोली मार देना। और यूनिटी जरूरी है कि एक पर्पस होना चाहिए जो फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन हो। It differs from similar intention where individuals may act with the same motive but independently. आप सेम मोटिव से एक्ट कर रहे थे, मारना आपको मुझे ही था, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे थे, इसलिए यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये हो गया कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन। अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि कॉमन इंटेंशन का स्पर ऑफ द मूवमेंट हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता था कि आप लखनऊ में दोनों लोग रहते थे, आप दोनों लोग लखनऊ में रहते थे, और आपने वहां पे नहीं प्लान बना पाया, आपकी सेम इंटेंशन थी, आप यहां आए बंदूक लेके, आपने देखा अरे भाई तुम यहां क्या करने आए हो, उसने कहा यार ऐसा ऐसा मामला था तो आए हुए थे, उसने कहा अरे मेरा भी यही मामला है, उसने कहा चलो भाई मारते हैं दोनों लोग मिलके इसको। तो यहां पे स्पर ऑफ द मूवमेंट, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, लेकिन ऑन द स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड हो गया। वो भी कॉमन इंटेंशन फॉर्म कर सकते हैं, उस समय भी कॉमन इंटेंशन फॉर्म कर सकते हैं। जो पूरा बोला है मैंने वो नोट्स के तौर पे इस पे लिखा हुआ है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आज नहीं तो कल, और वो आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए क्या है इसका। कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में क्या अंतर आ जाता है, कॉमन इंटेंशन में शेयर करते हैं हम इंटेंशन, इंटेंशन सेम है, इंटेंशन वही है, मुझे आपको मारना ही है, लेकिन एक में दो लोगों को पता है कि आप दोनों लोग वही काम करने आ रहे हैं, एक में नहीं पता, आप इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड शेयर इंटेंशन। इफ देयर इज कॉमन इंटेंशन तो आप लायबल होंगे दूसरे के एक्ट के लिए, इफ देयर इज सेम इंटेंशन तो आप लायबल नहीं होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, दो केस हैं, वीरेंद्र कुमार गो वर्सेस किंग एम्परर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गई थी कि दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। मतलब आपकी कॉमन इंटेंशन थी, आप दरवाजे पे खड़े हुए थे कि भाई चाकू मार, मैं तो मार नहीं पाऊंगा, मैं देख रहा हूं कोई आ तो नहीं रहा है, तो वो वेट कर रहा था कि तुम मार के आओ, समझ रहे हैं, और तुम मारो जाके। तो कॉमन इंटेंशन थी तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां खड़ा हुआ देख रहा था और इन्होंने कहा था कि दे ऑल्सो सर्व, उनको भी सजा मिलेगी जो स्टैंड और वेट करते हैं, जो खड़े रहते हैं इंतजार कर रहे थे कि तुम करके आओ। Even if a person does not physically commit the act but stands on guard, helps in escape or provides support, he may be liable. If he had common intention, he will be equally liable under this act. सिंपल चीज है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर सिमिलर इंटेंशन पे केस है। ये कहता है कि कॉमन इंटेंशन मस्ट बी शेयर्ड अमंग सेवरल पर्सन, इफ नॉट शेयर्ड बट ओनली सिमिलर इट इज नॉट पनिशेबल अंडर। कि कॉमन इंटेंशन शेयर की जानी चाहिए, अगर कॉमन इंटेंशन किसी चीज को होना है तो वो शेयर करना जरूरी है। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो इट विल जस्ट बी अ सिमिलर इंटेंशन। हम लोग बहुत अच्छे से देख रखते हैं। कैन कॉमन इंटेंशन बी फॉर्म एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट? यस, इट कैन बी फॉर्म एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट। हो गया, सिंपल। कॉमन इंटेंशन हम लोग का खत्म हो गया। अब कॉमन इंटेंशन से ही लगा हुआ एक और सेक्शन है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। 3 का है, देखो 3 का 5 जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम 3 के 6 पे। 3 का 6 क्या कहता है? Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention। अच्छा, पहले हम लोग नॉलेज और इंटेंशन देख लेते हैं। देखो 3 चीजें होती हैं, रीजन टू बिलीव, नॉलेज, इंटेंशन। ये हम लोगों के दिमाग की परतें होती हैं, रीजन टू बिलीव, नॉलेज, इंटेंशन। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। एक स्कूल है, मुझे पता है, लेकिन वो स्कूल अभी बंद है, लेकिन फिर भी हो सकता है शाम को बच्चे आए हों, शायद कभी कभी आते हैं, बहुत है, और मैं उस स्कूल के बाहर बहुत तेज गाड़ी लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास रीजन टू बिलीव है कि हो सकता है मैं किसी बच्चे को मार दूं। पक्का नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है कि है कि नहीं है ऐसा,
लेकिन मेरे पास रीजन टू बिलीव है, मैं जानता हूं कि ऐसा हो सकता है। दूसरी, ये सबसे कम कल्पेबिलिटी होती है, ठीक है, मेरी कोई इसमें मतलब मुझे अंदाजा है कि ऐसा हो सकता है। दूसरा एक सिनेरियो लेते हैं, मुझे पता है कि आगे स्कूल है, 2 बजे छुट्टी होती है और छुट्टी हो गई होगी और बच्चे निकल रहे होंगे रोड पे, मैं फिर भी एकदम 180 की स्पीड में ले जा रहा हूं गाड़ी। यहां पे मुझे नॉलेज है कि मैं किसी को हिट कर दूंगा। नॉलेज मींस फोर्सिबिलिटी। फोर्सिबिलिटी, मैं फोर्सी कर सकता हूं कि भाई अगर मैं तेज ले गया, बच्चे तो पक्का ही निकल रहे होंगे, इस समय छुट्टी हुई होगी और मैं गाड़ी उनको हिट कर दूंगा, तो मुझे नॉलेज है कि मैं एक्सीडेंट कर दूंगा, मुझे नॉलेज है कि मैं किसी का मर्डर कर दूंगा, मतलब किसी की डेथ कॉज कर दूंगा। तीसरा आता है इंटेंशन। मुझे पता है कि छुट्टी हुई है, मुझे पता है वहां से बच्चा निकल रहा है, और मुझे यह भी पता है कि मुझे उनमें से एक बच्चे को मारना है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पड़ोसी का बच्चा है, पड़ोसी बहुत दुष्ट है। तो यहां पे फोर्सिबिलिटी प्लस डिजायर है। तो जब सिर्फ एक अंदाजा हो कि नहीं ऐसा हो सकता है, वो रीजन टू बिलीव है। जब फोर्सी मैं कर सकता हूं कि नहीं भाई ऐसा होगा क्योंकि इस समय हो रहा होगा, मुझे नॉलेज है कि हाँ ऐसा हुआ ही होगा, डेथ होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि मैं इतनी तेज ले जा रहा हूं और छुट्टी होती है, मैं फोर्सिबिलिटी कर सकता हूं। और जब वो फोर्सिबिलिटी प्लस डिजायर हो कि हाँ मुझे पता है कि स्कूल है, हाँ मुझे पता है कि छुट्टी हो रही होगी, हाँ मुझे पता है कि 180 पे ले जाऊंगा तो किसी को ठोक दूंगा मैं, और मैं वो करना चाहता हूं, तो वो इंटेंशन हो जाएगी। तो ये तीनों वर्ड हैं, ये 2 में दे रखे हैं, सेक्शन 2 में दे रखे हैं, अगर आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, इनका मतलब यही होता है। ठीक है, अब हम लोग 6 पे आते हैं। वेनेवर एन एक्ट, क्या नीला नीला करते हैं, गुड। Whenever an act which is criminal by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone with that ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that knowledge or intention। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ये आदमी है, रुको आदमी बनाता हूँ। एक तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैं जब शायद 5th क्लास में था तो ड्राइंग आर्ट का पेपर हुआ, तो मुझे चूहा बनाने को आया, तो मुझे बता दिया गया था कि चूहा बनाएगा, तो मैंने ऐसे चूहा बनाया था। मुझे एक लड़की ने बता दिया था कि ऐसा चूहा बनाओ। एम नाम का चूहा था, अरे यार नहीं, एम नाम का चूहा था, 80 रुपये कमाता था, कुछ ऐसा था, नहीं 90 रुपये कमाता था, 44 अपने मम्मी को देता, 44 अपने पापा को देता, 2 रुपये बचाता था, और मैंने इसको पर्पल कर दिया था। 25 में से मुझे 4 नंबर मिले थे, आई डोंट नो व्हाई। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बस लोग जलते हैं। और जिस लड़की ने मुझे बताया था उसको 25 में से मिले थे 19 नंबर। पता नहीं अगर उसने ऐसे ही बनाया था क्यों मुझे नहीं मिले, आज भी मुझे मलाल है उस बात का। चलिए ठीक है, एक आदमी है ये, इस आदमी को मारने के लिए ए और बी आए, इनके पास लाठी थी, ठीक है, लाठी थी, इन्होंने कहा कि आज इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं, इसके हाथ पैर अगर तोड़ दूंगा मैं, तो वो आए, इन मानने लगे। अब सी आए, सी ने कहा अच्छा बेटा, मार खा रहा है, मुझे भी तो मानना था इसको। उसने कहा साले को मार ही डालता हूं आज मैं। उसने चाकू निकाला और भाग मार दिया। तो मार तो तीनों रहे थे, तीनों का इंटेंशन था मारने का, ठीक है, लेकिन किस चीज की इंटेंशन थी, क्या थी वो, अब ये इससे गवर्न किससे होगा, 6 से होगा। Whenever an act which is criminal by reason of it being done with criminal knowledge or intention, क्या एक्ट, डेथ कॉज करेंगे। अगर सिर्फ नॉलेज होगी तो वो फॉल कर जाता कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और अगर इंटेंशन थी तो वो फॉल कर जाएगा मर्डर में। तो एक क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा था, whenever an act which is criminal by reason of its being done with criminal knowledge or intention is done by several person, कई लोग करते हैं, ठीक है, कई लोग उसको करते हैं, तो each of such person who joins in the act, सी ने जो ज्वाइन किया था, with such knowledge और intention, उसी नॉलेज या इंटेंशन से, यहां पे सी की नॉलेज अलग थी, उसकी इंटेंशन अलग थी, उसको नॉलेज थी कि मैं मारूंगा मर जाएगा, उसकी इंटेंशन उसको मारने की थी, उसकी डिफरेंट थी और ए और बी से।
तो सी किससे पनिश किया जाएगा, इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ दैट एक्ट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे सी ने अकेले किया हो विद एन इंटेंशन टू किल दैट पर्सन विथ दैट नॉलेज और इंटेंशन, वो नॉलेज जो वो लेके आया था। तो यहां पे ए और बी कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएंगे, जबकि सी मर्डर में चला जाएगा। ये इसको निकल के आता है, 5 के साथ ही इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेक्चर, 30 मिनट का शायद हो गया है, और अभी छोटे छोटे लेक्चर ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब अगला पढ़ेंगे तो हम लोग अबेटमेंट और क्रिमिनल कंस्पिरेसी और कॉमन ऑब्जेक्ट, हो सकता है तीनों को एक साथ में कर दें, या फिर अबेटमेंट या क्रिमिनल कंस्पिरेसी को ही एक साथ करें। आज ही आ जाएगा वो लेक्चर, डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग का लक्ष्य वही है कि 10-12 दिन में हमको बीएनएस क्लैट पीजी के लिए कवर करना है, क्लैट पीजी के लिए, ठीक है। थैंक यू, और आई होप यू आर डूइंग वेल। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।